विदेशी ब्राह्मणों की मातृभूमि यूरेशिया। ब्राह्मण विदेशी है, यह नए वैश्विक डीएनए अनुसंधान का अंतिम फैसला। लेखन तथा संपादन प्रोफेसर विलास खरात, डायरेक्टर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर रिसर्च सेंटर, प्रकाशक डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर रिसर्च सेंटर। भारत में आर्यों का स्थानांतरण नए अनुसंधान से पुष्टि। टोनी जोसेफ, दिनांक 13 सितंबर 2019। आर्य मध्य एशिया के स्टेप प्रदेश के घुमंतु लोग थे जो भारत में तकरीबन ईस्वी पूर्व 2000 से 1500 के दरमियान दाखिल हुए थे, जिन्होंने अपने साथ इंडो यूरोपियन भाषा लाई थी। पिछली बार मार्च 2018 में दक्खन मध्य एशिया की आनुवांशिक संरचना नाम का एक अनुसंधान लेखापत्र ऑनलाइन प्रकाशित हुआ था, जिसने भारत तथा तमाम दुनिया में सनसनी फैला दी थी। जिसकी अहम वजह थी वह लेखापत्र, जिसे अलग अलग क्षेत्र के 92 दिग्गज शास्त्रज्ञों ने लिखा था, और उसमें उन्होंने कहा था कि ईस्वी पूर्व 2000 से ईस्वी पूर्व 1000 इस दौर में मध्य एशिया के स्टेप प्रदेश से लोगों का बड़ी तादाद में स्थानांतरण हुआ था, और उन्होंने ही भारत में इंडो यूरोपियन भाषा लाई थी। उसी तरह स्टेप प्रदेश के लोगों ने ईस्वी पूर्व 3000 में यूरोप में स्थानांतरण किया। तब वहां पर भी वे इंडो यूरोपियन भाषा साथ लेकर गए थे। दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो आर्यों का स्थानांतरण भारत में हुआ था। इस कल्पना को उपर्युक्त अनुसंधान ने वैज्ञानिक पुष्टि दी है, या साफ शब्दों में कहा जाए तो इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले लोग जो स्वयं को आर्य कहलवाते हैं, उनका भारत में बाहर से स्थानांतरण हुआ है। उस खोज में बहुत सी पहलू ऐसे हैं कि जो कई लोगों को पसंद नहीं आए, और जिससे उस लेखापत्र के खिलाफ अहम विरोध दर्शक रचना यह थी कि वह लेखापत्र विशेषज्ञ से समीक्षित नहीं किया गया और छपाई होने से पहले ही उसे ऑनलाइन प्रकाशित किया। दरअसल वह तो साइंटिफिक रिपोर्ट है और दुनिया के मशहूर अलग अलग 92 वैज्ञानिकों ने मिलकर तैयार किया है, और उनमें बहुत से भारतीय भी हैं। किंतु यह बात उनके लिए, विरोधक के लिए कोई मायने नहीं रखती। उस लेखापत्र में अग्रक्रम में वागीश नरसिंहन ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के हैं, जबकि कुमार सामी ठंगराज ये सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के को डायरेक्टर है, तथा साथ में डेविड रिच ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के वैज्ञानिक है। साथ में बिरल साहनी इंस्टीट्यूट फॉर पैलियो साइंसेस के नीरज राय तथा डेक्कन कॉलेज के डायरेक्टर वसंत शिंदे भारतीय वैज्ञानिक भी उपरोक्त अनुसंधान में शामिल हैं। और भी अतिरिक्त सबूत। खैर, अब तो रिसर्च पेपर, लेखापत्र वैज्ञानिकों से जांचकर मशहूर जर्नल साइंस में वह प्रकाशित किया गया है। पिछले साल 92 से अब उसमें वैज्ञानिकों का इजाफा होकर 117 हो चुके हैं। उस लेखापत्र का नाम दक्षिण एवं मध्य एशिया के मानवीय आबादी की उत्पत्ति रखा गया। और अहम बात यह है कि स्टेप से लोगों के स्थानांतरण के सवाल पर उस लेखापत्र का क्या कहना है। वही मुद्दे किंतु और भी अतिरिक्त सबूतों के साथ। यहां पर तुरंत एक उद्धरण दे रहा हूं, और वह महज एक उद्धरण ही नहीं है, बल्कि उस लेखापत्र का मूल सार है। 523 प्राचीन मानवों के जीनोम का सीक्वेंसिंग करके से हमने यह दिखाया कि आधुनिक दक्खन एशिया के मानवों के प्रागैतिहासिक आनुवांशिक मानव के वंशज यह ईरान के प्राचीन शिकारी तथा दक्षिण एशिया के लोग इनके मिश्रण से बने हुए वंशज हैं। सिंधु संस्कृति का अंत होने के बाद वहां के लोग दक्षिण पूरब लोगों से मिल गए, यानी उत्तर पश्चिम भारत का दक्षिण पूरब हिस्सा, जहां पर सिंधु संस्कृति पनप रही थी। संपादक। और उन्होंने दक्खन एशिया में 2 में से 1 आनुवांशिक आबादी तैयार कर ली, जिन्हें पैतृक एंसेस्ट्रल दक्षिण भारतीय कहते। संपादक। जिनकी वंशागत संतान दक्षिण भारत में रहते हैं। इसके साथ ही वे लोग स्टेप पेनस्टोरेनलिस्ट के लोगों के साथ मिल गए। वे लोग तकरीबन 4000 सालों पहले मध्य एशिया से नीचे बढ़ते गए थे, और उन्होंने भारत के 2 में से 1 आनुवांशिक जनसमूह का निर्माण किया। पैतृक उत्तर भारतीय कहते हैं। संपादक। दक्षिण एशिया के स्टेप आनुवांशिकता की संरचना यह पूरब यूरोप के
कांस्य युगीन आनुवांशिकता समान ही है, जिसका मतलब यह है कि एक ही क्षेत्र से दो अलग अलग दिशाओं में फैले हुए लोगों ने यूरोप तथा दक्षिण एशिया इन दोनों क्षेत्रों पर प्रभाव डाला, और शायद इसलिए इंडो ईरानियन तथा बाल्टिक स्लेव भाषा में असमान गुण है। प्रारंभिक भारतीय, ये वैज्ञानिक अनुच्छेद निरर्थक बकवाद ना लगे, इसलिए इसका अर्थ यह है दक्षिण पूर्व एशिया के अति प्राचीन घुमंतु शिकारी, शिकार इकट्ठा करने वाले लोग अंदमानी समूहों को कहा गया है, जिसका जिक्र उपरोक्त लेखा पत्र में संक्षिप्त में AHG और अंडमानीज हंटर गैदरर्स किया हुआ है। ये वही लोग हैं जिन्हें AASI एंशिएंट एंस्ट्रेनल साउथ इंडियन या प्रारंभिक भारतीय कहा गया है। प्रारंभिक भारतीय फर्स्ट इंडियंस, इस शब्द का इस्तेमाल मैंने मेरी किताब पूर्व भारतीय अर्ली इंडियंस में किया है। नाम कोई भी इस्तेमाल करो, फर्क नहीं पड़ता। उन्हें दक्षिण एशिया के घुमंतु शिकारी AHG या प्रारंभिक भारतीय कहो, किंतु तकरीबन 65,000 सालों पहले अफ्रीका से भारत में स्थानांतरण किए हुए वंशजों के वे संतान हैं, और उसके बाद वे आगे दक्षिण एशिया, पूर्व एशिया और उसके आगे बढ़ते गए। अतएव संक्षेप में कहा जाए, उसका तो सीधा अर्थ यह है, दक्षिण एशिया के लोगों का मौलिक स्रोत यह प्रारंभिक भारतीय तथा ईरान के घुमंतु शिकारी के मिश्रण से हुआ है। इस मिश्रण ने जनसंख्या से उत्तर पश्चिम भारत में कृषि क्रांति करके हड़प्पा संस्कृति को जन्म दिया। जो हड़प्पा संस्कृति ईसवी पूर्व 2000 के लंबे में सूखे की वजह से खत्म हो गई, और उसके बाद हड़प्पा लोगों ने दक्षिण पूर्व दिशा की ओर स्थानांतरण किया। उत्तर पश्चिम भारत से वहां के प्रारंभिक भारतीयों से मिलकर पैतृक दक्षिण भारतीय ASI एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन आबादी का निर्माण करने के लिए, जिनके वंशज फिलहाल दक्षिण भारत में निवास करते हैं। लगभग उसी वक्त हड़प्पा के लोग मध्य एशिया से आने वाले स्टेप पेन स्टोरेनलिस्ट इन लोगों मिल गए, और उन्होंने AE एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन ANI ये समूह बनाया। दक्षिण एशिया तथा पूर्व यूरोप इन दोनों स्थानों पर कांस्य युगीन स्टेप आनुवांशिकता के लोग प्राप्त होने से मध्य एशिया से स्टेप लोगों का स्थानांतरण किस तरह हुआ यह समझ में आता है, और इसी से इंडो ईरानियन एवं बाल्टिक भाषा में इतनी ज्यादा समानता क्यों है यह साबित होता है। स्टेप लोगों का स्थानांतरण किस तरह हुआ यह उपरोक्त अनुसंधान में और भी स्पष्ट तरीके से बताया गया है। उस अनुसंधान के लेखा पत्र में दूसरा कथन यह है कि ईसा पूर्व 2000 से 1000 के दरमियान मध्य स्टेप प्रदेश के लोग MLBA मिडिल टू लेट ब्रॉन्ज एज, इस आनुवांशिकता के लोग दक्षिण एशिया की दिशा की ओर स्थानांतरित हुए, और इंडस पेरिफेरिक लाइन के लोगों में मिलकर उन्होंने स्टेप लाइन बनाई। वर्तमान आनुवांशिक अनुसंधान ने आर्यों के स्थानांतरण का खंडन किया। ऐसा आपको लगता होगा तो उपरोक्त उद्धरण आपको हैरान कर देगा। फिर आपको इस मामले से निपटना होगा, क्योंकि आप में सरासर गलत फहमी पैदा करने वाले कुछ अखबार पत्र पत्रिकाओं ने निकाले। स्टेप लोगों का भारत में स्थानांतरण के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन ने पहले ही जांच करके और भी ठोस सबूत दिए हैं, किंतु नए आनुवांशिक अध्ययन ने आर्यों के स्थानांतरण सिद्धांत को काट दिया। ऐसा शीर्षक कई अखबार और वेबसाइट्स ने देकर अपने हाथ खींच लेना पसंद किया। तो कैसे भारतीय संचार माध्यम मीडिया सीधी बात को घुमाकर बिल्कुल ही विरुद्ध बना देती है? इसका जवाब पाने के लिए हमें दूसरे अध्ययन की ओर देखना होगा, जो कि उसी वक्त प्रकाशित हुआ था। 4600 सालों पहले हड़प्पा काल के राखी गढ़ी से प्राप्त एक प्राचीन महिला के DNA का वह अनुसंधान है, और वह सेल जर्नल में प्रकाशित हुआ था, एवं 28 वैज्ञानिकों ने मिलकर वह अनुसंधान किया था, जिसमें ठंगराज रिच, नरसिंहन तथा राय थे, और उनके प्रमुख शिंदे थे। उस अनुसंधान का शीर्षक बिल्कुल सीधा साधा था, प्राचीन हड़प्पा काल के जीनोम में स्टेप पेन स्टोरेनलिस्ट या ईरानी खेतिहर की आनुवांशिकता की कमी। किंतु इस सीधे शीर्षक से पत्रकारों ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत में आर्यों का स्थानांतरण हुआ ही नहीं,
यदि पत्रकार लोगों ने सेल के वैज्ञानिक अनुसंधान की रिपोर्ट का कम से कम सार भी मन लगाकर पढ़ा होता तो उन्हें इतने जल्दबाजी में इस तरह का फैसला लेने की नौबत नहीं आती। उस रिपोर्ट का सार सीधा सीधा इस तरह है, इन लोगों में स्टेप्पीनस्टोरेनलिस्ट के बारे में आनुवांशिकता बिल्कुल भी नहीं मिली, जिसका मतलब है कि आज जिस मात्रा में वे दक्षिण एशिया में मौजूद है, उसी तरह सिंधु संस्कृति काल में वह दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम हिस्से में मौजूद नहीं थी। इसका साफ अर्थ है कि आज के वर्तमान काल में दक्षिण एशिया में स्टेप्पीनस्टोरेनलिस्ट आनुवांशिकता सब तरफ मौजूद है, किंतु सिंधु संस्कृति के काल में मात्र वह आनुवांशिकता दक्षिण एशिया में नहीं फैली थी। आज के दौर में स्टेप आनुवांशिकता दक्षिण एशिया में सब तरफ किस तरह है? नए अनुसंधान में इस बारे में आंकड़े भी मौजूद है। भारत के कुछ जन समूहों में स्टेप आनुवांशिकता की मात्रा 30% तक है। इसकी एक ही संभावना है कि हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद भारत में स्टेप लोगों का आगमन हुआ था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि ईएस पूर्व 2000 बाद स्टेप प्रदेश से आर्यों का आगमन हुआ ऐसा समझा जाता था। लिहाजा किसी ने अपने दिमाग में यह सोच लिया कि ईस्वी 2600 के राखी गढ़ी से प्राप्त कंकाल में यदि स्टेप आनुवांशिकता का अभाव पाया गया, इसका सीधा मतलब यही है कि उस वक्त वे हड़प्पा संस्कृति में दाखिल नहीं हुए थे, बल्कि बाद के काल में उनका आगमन हुआ। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हड़प्पा संस्कृति आर्य पूर्व संस्कृति है और उनकी बोली भाषा भी आर्य के पहले की ही है। तो नया क्या? सेल पत्रिका असल में सच कह रही है कि ईएस पूर्व 2000 के बाद स्टेप्पीनस्टोरेनलिस्ट के साथ इंडो यूरोपियन भाषा भारत में आ गई थी। यहां पर मैं उस पत्रिका का उद्धरण दे रहा हूं जिसमें स्थानांतरण के बारे में एक भी शब्द मौजूद नहीं है कि ईस्वी पूर्व 2000 से 1500 के दरमियान मध्य एशिया के स्टेप प्रदेश से भारत में आने वाले लोग इंडो यूरोपियन भाषा लेकर आए थे। हालांकि पूर्व यूरोप से मध्य एशिया की ओर से दक्षिण एशिया में ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी के अर्धांश में इंडो यूरोपियन भाषा का प्रचार होने का प्राकृतिक मार्ग यह आनुवांशिक श्रृंखला के प्रसारण से मेल करता है और उसे प्राचीन डीएनए अनुसंधान के दस्तावेज में ब्यौरेवार स्पष्ट किया है। हकीकत यह है कि दक्षिण एशिया के स्टेप्पीनस्टोरेनलिस्ट आनुवांशिकता ये पूर्व यूरोप के कांस्य युग की आनुवांशिकता से मिलती है, किंतु पश्चिमी यूरोप से नहीं। यह जानकारी उपरोक्त सिद्धांत के लिए अतिरिक्त सबूत है, क्योंकि उस सिद्धांत में बाल्टो स्लाविक तथा इंडो ईरानियन भाषा से जुड़े हुए कुछ विशेष गुण साझा किए हैं। उनमें से दो मौलिक मुद्दे हड़प्पन कौन थे और आर्य कौन थे, इस सटीक पूर्व कथित निष्कर्ष से यह दो नए विषय उजागर हो गए हैं। हड़प्पन लोग वे थे जिन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में कृषि क्रांति की थी और उसके बाद उन्होंने हड़प्पा संस्कृति का गठन किया, जिनमें प्रारंभिक भारतीय तथा ईरानी लोग थे जो आर्य पूर्व भाषा बोलते थे। आर्य यह मध्य एशिया के स्टेप्पीनस्टोरेनलिस्ट लोग हैं जो भारत में तकरीबन ईस्वी पूर्व 2000 से 1500 के दरमियान आए थे और भारतीय उपखंड में इंडो यूरोपियन भाषा लेकर आए थे। दो अनुसंधानों में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं, बल्कि दोनों का निष्कर्ष एक ही है। इसमें हैरानी वाली बात नहीं कि दोनों ही अनुसंधान एक ही समय पर प्रकाशित हो गए थे और उनके लेखक भी बहुत से एक समान ही थे, किंतु उन दो अनुसंधानों में से नए अनुसंधान में कुछ अलग है क्या जो हमें पहले ज्ञात नहीं था? कुछ अंश तक। मिसाल के तौर पर दक्षिण तथा मध्य एशिया की जीनोमिक संरचना के पूर्व अनुसंधान में कहा गया है कि ईरान से स्थानांतरित हुए और प्रारंभिक भारतीय के साथ मिश्रित हुए लोग कहते थे कि ईरानी लोग भारत में खेती विकास के पहले ही आए थे या संसार में पशुपालन शायद ही कहीं शुरुआत हो गई थी, उस वक्त आए थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए, यही स्थानांतरित लोग शिकारी घुमंतु लोग थे, जिसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने साथ खेती का ज्ञान नहीं लाया था। मेरे अर्ली इंडियंस इस किताब में मैंने यह बात उजागर की है कि खेती तंत्र का इस्तेमाल भारत में खुलकर शुरू हो चुका था और इस मुद्दे के समर्थन में मैंने यह सुझाया था कि संसार में अन्य कहीं पर भी नहीं बल्कि केवल भारत में ही
झेबू मवेशी एवं पानी की भैंस को पालतू बनाने की प्रक्रिया भारत में शुरू हो गई थी। और भी कुछ जानकारी इस प्राचीन स्थानांतरण पर और रोशनी डाल सकती है। जिस स्थानांतरण ने भारत की जनसंख्या की डेमोग्राफी बदल दी। मिसाल के तौर पर पहले के अनुसंधानकर्ताओं ने यह कहा था कि स्टेप लोगों का स्थानांतरण यह ईस्वी पूर्व 2000 से 1000 के दरमियान हुआ है। साइंस जर्नल में नए अनुसंधान ने इसका दौर ईस्वी पूर्व 2000 से ईस्वी पूर्व 1500 के बीच में, यानी ईस्वी पूर्व दूसरी सहस्राब्दी के पूर्वार्ध में ही सीमित किया। इसका कारण यह है कि ईस्वी पूर्व 1500 के बाद मध्य एशिया की जनसंख्या में पूर्व एशियाई आनुवांशिकता अधिक मात्रा में प्राप्त हो गई, जिस पर भारत में गौर नहीं किया गया। नए अनुसंधान में एक और गुगली डाली गई, भारत के बाहर स्थानांतरण हुआ है। ये पहलू भी गुमराह कर रहा है। यदि हम हकीकत की ओर इशारा करते हैं तो हड़प्पा के लोग उनके पड़ोसी सभ्यता या संस्कृति को अक्सर भेंट दिया करते थे, जैसे बीनेक्ट्रिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, BMAC, शहर ए सोक्ता, जहां से वे व्यापार किया करते थे और उनका सांस्कृतिक संपर्क था। इसलिए भारत के बाहर स्थानांतरण ये बिल्कुल भी हैरानी वाली बात नहीं है। किंतु यदि भारत के बाहर स्थानांतरण, हमारा मतलब है बड़ी मात्रा में स्थानांतरण, प्रागैतिहासिक भारतीय का पश्चिम की ओर संस्कृति तथा भाषा का प्रचार करने के लिए हड़प्पा से आइसलैंड तक स्थानांतरण, इसका लेशमात्र प्रमाण, आनुवांशिकता या कुछ और यह सिद्ध करने के लिए मौजूद नहीं है। यह उस अध्ययन का भी खंडन करती है कि मध्य एशिया से स्टेप लोगों ने स्थानांतरण से ईस्वी पूर्व 2000 के बाद में भारत में इंडो यूरोपियन भाषा लाई थी। DNA पर दलीलें। एक सवाल हमेशा खड़ा होता है, थोड़े से नमूने के आधार पर प्राचीन DNA अनुसंधान इतने जबरदस्त कैसे हो सकते हैं? इसका जवाब है कि सर्वेक्षण के दौरान किसी इंसान को हाँ या ना इस तरह के सवाल पूछते हैं, उसी तरह जीनोम की ओर देखना महज एक गलती होगी। केवल एक जीनोम भी उसमें उस व्यक्ति की हजारों या सैकड़ों हजारों सालों पहले की आनुवांशिक जानकारी वहन करते हैं। इसलिए हम जब जीनोम की सीक्वेंसिंग करते हैं, जैसे कि राखी गढ़ी की महिला में एक जीनोम प्राप्त हुआ, तो उसके द्वारा हमें उस महिला के हजारों सालों पहले पुरखों के जीनोम की जानकारी उस एक जीनोम से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जनसंख्या की जेनेटिक स्टडी के कुछ थोड़े से नमूने भी पूरी पहचान मुहैया करवा सकती है। अहम बात यह है कि वर्तमान के यह 2 अध्ययन 12 प्राचीन DNA सैंपल पर निर्भर है। राखी गढ़ी से 1, पश्चिम ईरान के शहर एसोक्ता से 8 तथा कैपिटल BMAC के गोनूर के 3 सैंपल इनमें है। पिछले साल जो अध्ययन प्रकाशित हुआ था वह केवल शहर एसोक्ता तथा गोनूर के 3 नमूनों पर निर्भर थे। अब नमूनों की संख्या तिगुना हो गई है। पिछले साल के अध्ययन में जो 3 सैंपल जांच के लिए लिए गए थे, उन्हें हड़प्पा लोगों का प्रतिनिधि इसलिए माना गया था क्योंकि उस वक्त के अन्य हड़प्पा जनसंख्या में से वे बाहरी थे या पराये थे। वे उनके आसपास के दूसरे लोगों से भिन्न प्रारंभिक भारतीय की महत्वपूर्ण आनुवांशिकता बड़ी मात्रा में वहन कर रहे थे। इससे स्पष्ट होता है कि वे हड़प्पा संस्कृति से स्थानांतरित हुए थे। नया सेल अध्ययन इस मानी हुई बात की पुष्टि करता है कि बाहरी लोग असल में हड़प्पा शहर से स्थानांतरित हुए थे, क्योंकि राखी गढ़ी DNA के नमूने शहर सोख्ता तथा गोनूर के 11 नमूनों से एकदम सटीक मेल खाते हैं। इस तरह पहले की गई खोज को इस पुख्ता जानकारी ने फिर से मजबूती प्रदान की है। हड़प्पन की भाषा के सवाल पर बोला जाए तो 2018 के अध्ययन में उनकी भाषा द्रविड़ी होने का जिक्र किया है। नए दस्तावेज ने और ज्यादा गहराई में जानकारी देकर यही कहा है कि एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस ASI लोगों की भाषा द्रविड़ी ही हो सकती है, क्योंकि हड़प्पा लोग प्रारंभिक भारतीयों में मिलकर द्रविड़ी भाषा बोलने वाले ASI लोग तैयार हो गए हैं। अध्ययन कहता है कि संभाव्य परिदृश्य जेनेटिक डाटा, पुरातत्व विज्ञान तथा भाषा शास्त्र के साथ जोड़कर देखा गया तो पूर्व द्रविड़ी भाषा सिंधु सभ्यता के लोगों ने ASI के साथ साथ सिंधु सभ्यता में भी फैलाई। अनुसंधान में यह बात भी जाहिर की गई है कि शहर ए सोख्ता
तथा गोनूर से प्राप्त हड़प्पा के स्थानांतरित 11 लोगों के प्राचीन डीएनए नमूनों में से 2 नमूनों में वाई क्रोमोसोम तो LL2 यह एन प्लोग्रुप प्राप्त हुआ है, जो खास करके दक्खन भारतीयों में पाया जाता है। पाठक वर्ग तथा मीडिया इन दोनों के लिए एक सवाल है। विज्ञान पर अहवाल पेश करते वक्त बाहर क्या कहा जाता है, इसके बजाय दस्तावेज में क्या लिखा है, यही महत्वपूर्ण है। प्रख्यात अखबार में प्रसिद्ध हुए विशेषज्ञ समीक्षित दस्तावेज तज्ज होते हैं, जो कि मशहूर वैज्ञानिकों द्वारा लिखे होते हैं। वे ज्यादा पुख्ता तथा टिकाऊ होते हैं। पत्रकार सम्मेलन में प्रेस कॉन्फ्रेंस शीघ्र व्यतीत होने वाला कथन अल्पकालिक एवं औंधा, गलत सुना हुआ या गलत फहमी पैदा करने वाला होता है और कभी कभी तो मौजूद सबूतों से असंगत होता है। ये लेखक अर्ली इंडियंस, द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम के भी रचनाकार है।